प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है विद्युत विभव, जिसमें अपन विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर पढ़ चुके हैं, उनकी परिभाषाएं, और उसके बाद में आपने एकल आवेश के कारण विद्युत विभव पढ़ा और आवेशों के ग्रुप के कारण विद्युत विभव पढ़ा। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था अपन ने, काफी महत्वपूर्ण था परीक्षा की दृष्टि से, विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। ये अपन ने पढ़ लिए थे। अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है, ये भी छोटे क्वेश्चनों के लिए महत्वपूर्ण है। स्मॉल जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जाता है, जो कि है समविभव पृष्ठ। देखो, समविभव पृष्ठ, इसके नाम से भी अपने को कुछ पता चल रहा है। पृष्ठ मीन्स होता है, सम मीन्स समान और विभव, तो नाम में ही इसकी परिभाषा है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे अपन क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो समविभव होगा तो वहां पे विद्युत क्षेत्र होगा, तो अपन उसको विद्युत क्षेत्र में बोलते हैं। देखो, तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। बड़ी सिंपल परिभाषा है, ये डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है कई बार कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसके कुछ गुणधर्म हैं। क्या क्या गुणधर्म है देखें। इसका पहला गुणधर्म है कि जैसे मान लो कि ये अपने पास एक समविभव पृष्ठ है, ये एक समविभव पृष्ठ है, मीन्स इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? समान। तो मैंने यहां एक पॉइंट ले लिया और यहां एक पॉइंट ले लिया, इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, तो ये एक विद्युत क्षेत्र में होगा। तो इस विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q नोट को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, ये मान लो एकांक है +1 कूलम, किया गया कार्य विद्युत विभवांतर के तुल्य होता है। अपन जानते हैं VB - VA = W, जानते हैं। लेकिन अभी बताया कि समविभव पृष्ठ है, तो VA बराबर क्या होगा? VB, मीन्स ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? 0। इसका मतलब W बराबर क्या आया? 0। तो यही पहला गुणधर्म है कि समविभव पृष्ठ पर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। बड़ा ही आसान है। ठीक है, दूसरा गुणधर्म है चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। कोई भी चालक अपन लें, कोई भी धातु है, धातु चालक है, तो उस चालक की सतह जो होगी, सरफेस होगी, वो एक समविभव पृष्ठ, मीन्स उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? समान होगा, क्योंकि वहां पे आवेश क्या रहता है? समान रूप से वितरित रहता है। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। बिल्कुल, तो देखें कैसे। एक अपन ने पढ़ा था VB - VA, पढ़ा था क्या? = माइनस, ये विभव की एक परिभाषा पढ़ी थी अपन ने, B से लेकर A तक E वेक्टर डॉट dr वेक्टर पढ़ी थी ऐसे कुछ। तो यहां पे जब अपन इसको देखें तो समविभव पृष्ठ के लिए दोनों बिंदुओं पर विभव का मान क्या? समान। दोनों पर विभव का मान समान, तो VB बराबर VA, तो ये क्या बचा? 0। इधर क्या बचेगा? E dr cos थीटा, ये बचेगा। तो ये E dr cos थीटा, अब ये पूरी टर्म 0 के इक्वल है, मीन्स इसमें या तो ये 0 या ये 0 या ये 0, थीटा 0, सॉरी पूरी cos थीटा 0। तो यहां देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो विभव कहां पे होगा? ठीक है, dr जो तल लिया है, तल लेंगे अपन, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं। इट मीन्स क्या होगा? cos थीटा 0 होगा, और cos थीटा का मान कहां 0 होता है? 90 डिग्री पे। मीन्स जब थीटा 90 डिग्री होता है तो cos थीटा क्या होता है? 0। तो थीटा 90 डिग्री, थीटा क्या है?
ई और डी आर के मध्य का कोण। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो डी आर के क्या है, लंबवत है। क्या है, लंबवत है। यही बताइए अपने कि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपने पास है गुणधर्म में कि दो समविभव पृष्ठ परस्पर काटते नहीं हैं। ऐसा अपन ने जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं थी वहां पे भी पढ़ा था। तो दो समविभव पृष्ठ परस्पर काटते नहीं है, क्योंकि वही बात है, क्योंकि यदि काटेंगे तो उनके कटान बिंदु पर विभव के कितने मान प्राप्त होंगे, दो, और एक ही बिंदु पर विभव के दो मान प्राप्त नहीं हो सकते। अतः ये क्या है, असंभव है। इसलिए कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते नहीं है। ये इसके कुछ गुणधर्म थे। तो यहां से छोटा क्वेश्चन बन जाता है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके गुणधर्म क्या होते हैं, कोई दो गुणधर्म लिखो या कोई उदाहरण बताओ। तो उदाहरण अपन अभी पढ़ रहे हैं, इसमें एक एग्जाम में आया हुआ भी है कि एकल बिंदु आवेश या एकल धनात्मक बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो अपन ने बनाया है। तो देखो, किसी विलगित बिंदु आवेश प्लस q को केंद्र मानकर अगर अपन कोई गोलीय पृष्ठ खींचें तो वह गोलीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। देखें, अपन ने यहाँ पे खींच रखे हैं, एक प्लस q बिंदु आवेश को लिया है, तो एक गोलीय पृष्ठ मैंने ये खींच रखा है, एक उसके बाहर और है, एक उसके बाद। तो ये तीनों अलग अलग पृष्ठ हैं, जैसे ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है। तो S1 एक बिंदु है, जो पृष्ठ है, उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। क्यों? क्योंकि V बराबर क्या होता है, KQ अपॉन R। K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, देखो Q कांस्टेंट है, एक ही Q लिया आपने। अब R पे निर्भर करेगा V, लेकिन इस गोलीय पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो तो प्रत्येक बिंदु पर समान होगी। तो त्रिज्या समान होगी, इसका मतलब R भी क्या हो गया, नियत, मींस प्रत्येक बिंदु पर V का मान क्या हो गया, समान हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो V का मान समान हो गया इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर। तो वही तो परिभाषा थी कि जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है वो समविभव पृष्ठ होता है। इसका मतलब ये जो पृष्ठ है, ये S1, ये समविभव पृष्ठ है। इसी प्रकार किसी दूसरी दूरी पर दूसरा मैंने खींचा है, देखो V2, इस पे विभव है, इसको मैंने अगर S2 नाम दिया है, तो ये भी क्या है कि समविभव पृष्ठ, और एक और खींचा है समविभव। तो ये मैंने जो खींच रखे हैं ये क्या है, समविभव पृष्ठ। मींस लेकिन इस पृष्ठ पर विभव का मान अलग है, इस विभव पर पृष्ठ मान का, इस पृष्ठ पर विभव का मान अलग है। हाँ, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है। तो अलग पृष्ठ है तो विभव अलग होगा, लेकिन पृष्ठ सेम है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव सेम होगा। तो ये जो डायग्राम है ये है एकल बिंदु आवेश, जिसमें भी धनावेश है, के कारण विद्युत विभव। अगर यहाँ पे एकल बिंदु ऋणावेश लेते तो जो विद्युत बल रेखाओं की दिशा जा रही है उसकी दिशा हो जाती अंदर की ओर। ये अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है अपने पास उदाहरण है, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के लंबवत स्थित पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। देखें, एक समरूप विद्युत क्षेत्र मैंने E ले रखा है, इसके लंबवत ऐसे लंबवत पृष्ठ रखे हुए दो, V1 जिस पर विभव है एक पर, दूसरे पर V2 विभव है। इस पृष्ठ को नाम दे दिया S1, इसको नाम दे दिया S2। तो ये जो पृष्ठ है ये पृष्ठ एक समविभव होगा, मींस इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। लेकिन यहाँ देखो इसकी दूरी चेंज हो रही है S2 की, जब इसकी दूरी चेंज होगी तो विभव दूरी पे डिपेंड कर रहा है, और दूरी पे डिपेंड कर रहा है तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर विभव अलग है, यहाँ पर विभव अलग है, लेकिन इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। तो एक उदाहरण अपने पास में ये हो जाता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र E के लंबवत स्थित जो समविभव पृष्ठ है वो इस प्रकार से। ओके, क्लियर है? तो ये आपके पास एक छोटा क्वेश्चन बनने के 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था, समविभव पृष्ठ। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है उस पर चलते हैं, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। टॉपिक है अपना रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, सबसे पहले तो अपने को यहां पे एक डेफिनेशन याद करनी है, वो है प्रवणता की। वो किसकी है? प्रवणता की डेफिनेशन है, ग्रेडियंट जिसको अपन कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो देखो, बड़ी आसान है कि कोई अदिश क्षेत्र, जैसे एग्जांपल अपन मान लें विभव क्षेत्र। विभव क्या होता है? एक अदिश राशि होती है। तो एक अदिश क्षेत्र जैसे कि विभव क्षेत्र,
में अगर आप अधिकतम परिवर्तन करवा रहे हैं किसके सापेक्ष, कोई अदिश फलन की स्थिति के सापेक्ष। अदिश फलन भी जैसे मान लो विभव ही है, तो जैसे कि मान लो कि ये अपने पास में कोई स्थिति है किसी विभव की, ठीक है, तो इसकी स्थिति के सापेक्ष यदि यहां पे कोई दूसरा बिंदु ले लूं मैं, तो इसकी स्थिति के सापेक्ष ये विभव है, स्थिति के सापेक्ष यदि इस विभव में परिवर्तन हो रहा है तो अधिकतम जो परिवर्तन की दर है उसी को उस क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कोई अदिश क्षेत्र, जैसे वो अदिश क्षेत्र क्या है, विभव क्षेत्र है, तो किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन की स्थिति के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर उस अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाती है। काफी इजी डेफिनेशन है। तो अदिश क्षेत्र की प्रवणता होगी अदिश क्षेत्र में अगर आप अधिकतम परिवर्तन की दर को डिफाइन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, अदिश फलन की स्थिति के साथ में, कि अदिश फलन की स्थिति चेंज हो रही है तो उसके अदिश क्षेत्र में किस प्रकार से चेंज हो रहा है उसको जो अपन डिफाइन करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे, प्रवणता के द्वारा। क्लियर है? ओके। अब अपन चलते हैं, अपने माना कि अपने पास दो समविभव पृष्ठ हैं। क्या है? दो समविभव पृष्ठ S1 और S2, दोनों एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हैं, ऊपर नीचे ऐसे, जैसे ये हैं, इनको ऐसे आप रख दें तो ये लंबवत रखे हुए हैं, ठीक है। एक पे विभव का मान है V और एक पे विभव का मान है V प्लस डेल V, मीन्स एक से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो इन दोनों समविभव पृष्ठों को अपने माना है, इनके मध्य की जो लंबवत दूरी है वो डेल n है, मीन्स उसके बीच की जो स्थिति होगी लंबवत दूरी, जिसको अपन लंबवत दूरी होगी तो न्यूनतम दूरी होगी वो डेल n है। ऐसे जैसे मान लो एक पृष्ठीय था, एक पृष्ठीय था, तो इनके बीच की लंबवत दूरी ये होगी, ठीक है। ये लंबवत दूरी कितनी मानी है, डेल n। तो इसके सापेक्ष अपन प्रवणता की परिभाषा को दर्शा सकते हैं, तो ग्रेडियंट प्रवणता v, मीन्स v की प्रवणता बराबर किसके होगा, डेल v। ये क्या हो गया, ये विभव फलन हो गया, विभव क्षेत्र हो गया, किसके सापेक्ष, देखो स्थिति के सापेक्ष, ये स्थिति तो है बीच की दूरी, स्थिति के सापेक्ष विभव में परिवर्तन हो रहा है, देखो अवकलन कर रहा है, अवकलन परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है, तो स्थिति के सापेक्ष विभव क्षेत्र में परिवर्तन की दर किसके तुल्य है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता के। तो परिभाषा से अपन ने ये इक्वेशन लिख दी, जहां एन कैप लिखा है, एन कैप क्या है, एन कैप आपके पास में है दिशा, तो ये अपने पास हो गई अदिश क्षेत्र की प्रवणता। तो परिभाषा से दो अदिश फलनों के लिए, विभव के लिए, ये अपने ग्रेडियंट v डेल v अपॉन डेल n, एन कैप। प्रवणता, विभव अदिश फलन है लेकिन प्रवणता एक आपके पास सदिश राशि है, और इसके लिए यहाँ पे एक एकांक सदिश दर्शाया गया है एन कैप, जो कि पृष्ठ पर अभिलंब की दिशा में, अभिलंब क्या होता है, ऐसे परपेंडिकुलर जैसे पृष्ठ तो इसके अभिलंब, तो इसकी दिशा में एकांक सदिश है, ठीक है। तो इस समीकरण का अपन यूज करेंगे। अब देखो, ये जो अपन ने दो समविभव पृष्ठ लिए हैं, तो इस v वाले विभव पर एक बिंदु मैंने P माना है, और इस v प्लस डेल v वाले पर एक बिंदु मैंने Q माना है। तो P से Q की लंबवत दूरी तो डेल v होगी, ये अपने देख ली। बिंदु P पर, इस पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान v होगा, और इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान v प्लस डेल v, अर्थात बिंदु P पर विभव v और Q पर विभव v प्लस डेल। P और Q के बीच की जो दूरी है वो है डेल r वेक्टर, जो इसके मध्य की जो दूरी है वो है डेल r वेक्टर। अभिलंब की दिशा ऊपर की ओर होगी, ऐसे अभिलंबवत होगी, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा अपने प्रॉपर्टी में पढ़ी थी, समविभव पृष्ठ के लंबवत, समविभव पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत। तो ई वेक्टर की दिशा भी कैसे होगी, लंबवत होगी, मींस एन कैप और ई वेक्टर की दोनों की दिशा क्या होगी, समान। ये जो इसकी स्थिति सदिश है डेल आर, ये एन कैप अभिलंब के साथ में थीटा कोण पर है, अभिलंब के साथ में कितना है, थीटा, तो ई वेक्टर के साथ में भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि एन कैप और ई एक ही दिशा में है, तो ई वेक्टर और डेल आर के बीच में भी कोण कितना होगा, थीटा। अब एक एकांक धनावेश लिया है अपन ने, और उस एकांक धनावेश को बिंदु P से Q तक लेकर जाते हैं,
तो बिंदु P से Q तक लेकर जाएंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ा, तो वहां पे क्या होगा, विभवांतर होगा। तो इन दोनों के मध्य का विभवांतर VQ माइनस VP बराबर डेल V से रिप्रेजेंट, इसको देखो V प्लस डेल V माइनस V से V कैंसिल आउट, क्या बचेगा, डेल V। और एक परिभाषा पढ़ी थी आपने कि जो विद्युत विभवांतर है वो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य के E वेक्टर डॉट dr वेक्टर के रेखा समाकल के ऋणात्मक मान के तुल्य होता है। तो उसी डेफिनेशन से अपने लिखा है कि डेल V बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट डेल आर। रेखा समाकलन था वहां पे V होता था, इधर मैंने इसको डेल लगा दिया, डी लगा दिया, तो समाकलन हट गया। तो ई वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर, जब डॉट हटाओगे तो क्या आएगा, कोस थीटा। तो ये हो जाएगा डेल V इज इक्वल टू ई डेल आर कोस ऑफ थीटा। वैसे थीटा है एन कैप और डेल आर के मध्य का कोण, लेकिन ई वेक्टर और एन कैप दोनों एक ही दिशा में है, क्योंकि ई भी तो लंबवत होता है, तो ई वेक्टर और डेल आर वेक्टर के मध्य का कोण भी कितना होगा, थीटा। इसलिए यहां से लिख दिया ई डेल आर कोस थीटा, जहां थीटा अभिलंब की दिशा और डेल आर की दिशा के मध्य का कोण है। चूंकि ई समविभव पृष्ठ के अभिलंबित होता है, अतः ई वेक्टर व डेल आर वेक्टर के मध्य का कोण भी कितना होगा, थीटा। तभी अपने यहाँ पे थीटा लिखा। अब देखो डायग्राम से, ये एक सदिश राशि है। जब एक सदिश राशि है तो इसको घटकों में विभाजित कर सकते हैं। तो घटक इसके दोनों ओर होंगे, एक घटक इधर होगा और एक घटक इधर होगा। जिसके साथ थीटा बनता है वो होगा इसका डेल आर कोस थीटा, इधर होगा डेल आर साइन थीटा। उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को बात करनी है डेल आर कोस थीटा की। तो डेल आर कोस थीटा, इसका जैसे ये दो लंबवत थे तो इनके मध्य ये तो हो गया डेल एन, ठीक है, और ये अपने पास हो गया डेल आर। अब इसका जो लंबवत घटक है ये डेल आर कोस थीटा जो कि डेल एन था, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं क्या कि इस डेल आर कोस थीटा का, जैसे मैं यहां पे एक रफली डायग्राम बनाऊं, ये डेल आर है और ये एंगल थीटा है, तो ये बनेगा डेल आर कोस थीटा, ये बनेगा डेल आर साइन थीटा बना। और ये ऑलरेडी अपने को पता है क्या है, डेल एन था। इसका मतलब डेल आर कोस थीटा किसके इक्वल है, डेल एन के, वही लिखा है डेल आर कोस थीटा किसके इक्वल, डेल एन के। तो डेल आर कोस थीटा की जगह क्या रख दूं, डेल एन। तो डेल वी बराबर क्या बनेगा, माइनस ई डेल एन, माइनस ई डेल एन। तो डेल वी बराबर बनेगा माइनस ई डेल एन। तो ई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल, ओके। ये ई का मान आ गया डेल वी अपॉन डेल एन के। लेकिन देखो समीकरण जो प्रवणता की परिभाषा थी उसमें डेल वी अपॉन डेल एन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ई, क्योंकि ग्रेडियंट भी बराबर है। तो इस समीकरण में डेल वी अपॉन डेल एन की जगह रख दो माइनस का ई, तो बन गया ग्रेडियंट वी माइनस ई डेल एन। ई परिमाण, एन कैप अभिलंब की दिशा, लेकिन अभिलंब की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में थी क्या, तो अपन कह सकते हैं कि यही दिशा किसकी है, विद्युत क्षेत्र की। तो परिमाण गुणा दिशा सदिश रूप बन गया। तो ग्रेडियंट v इज इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर। तो ई वेक्टर बराबर बन गया माइनस ग्रेडियंट v। ग्रेडियंट जो है इसको अपने डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से। और यहाँ पे कोई भी अपने पास गुणक नहीं होगा, सिंपल गुणन होगा, तब अपन इसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। इस डेल के ही अपने पास अलग अलग होते हैं मल्टीप्लाई। देखो कैसे, जैसे कोई मेरे पास में कोई ए राशि है, ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं डेल है, इस डेल का ए के साथ में गुणनफल कर रहा हूं, ठीक है, डेल तो वेक्टर है ही। अब अगर ये क्रॉस है, मतलब सदिश गुणन है इसके साथ में, तब इसको अपन क्या कहेंगे, तब इसको कहेंगे अपन कर्ल। ये आगे वाली क्लासों में अपने को पढ़ने को मिलता है। जब क्रॉस लगेगा दो इन सदिश, ये सदिश है, ये कोई सदिश राशि मानी है, तो इसको अपन कहेंगे कर्ल, ठीक है। इसके बाद में अगर इनके बीच में अदिश गुणन है, क्या है, दोनों सदिश राशियों के बीच में क्या है, अदिश गुणन डॉट प्रोडक्ट, तब ये क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा डाइवर्जेंस। क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंस। और जब ये ए एक अदिश राशि है, तो एक अदिश और एक सदिश के बीच में सदिश गुणन नहीं हो सकता, तो क्या होगा, सिंपल गुणा होगा। क्या होगा, कोई यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं आएगा, कोई डॉट नहीं, कोई क्रॉस नहीं, तो उस स्थिति में ये क्या कहलाता है, ग्रेडियंट ए।
मीन्स डेल ही है तीनों में, यहां पे सदिश है, यहां पे भी सदिश, यहां अदिश है। यहां सदिश गुणन है तब तो ये करल बन जाता है, अदिश गुणन है तब ये डाइवर्जेंस बन जाता है, और जब कोई भी है सिंपल गुणन है, कोई सदिश गुणन नहीं, कोई अदिश गुणन नहीं, तब ये ग्रेडियंट बन जाता है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट को डेल इंटू वी, और यही समीकरण विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध को दर्शाती है। देखो ये विद्युत विभव और ये विद्युत क्षेत्र। ओके, कार्तीय निर्देशांकों में जो निर्देशांक पद्धतियां होती है अपने पास, गोलीय, बेलनाकार, कार्तीय, उनमें तो उनमें से अपने कार्तीय ली है। तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति में जो डेल का मान है वो ये होता है आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे। आई कैप क्या होता है, अक्ष दिशा में एकांक सदिश, जे कैप वाई दिशा में एकांक सदिश, के कैप जेड दिशा में एकांक सदिश। तो आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, ये कार्तीय निर्देशांकों में डेल का मान होता है। इसी प्रकार ई का मान होता है कार्तीय निर्देशांकों में आई कैप ई एक्स, इसका एक्स कंपोनेंट, प्लस जे कैप वाई कंपोनेंट ई वाई प्लस के कैप जेड कंपोनेंट। ठीक है, तो ये मान आपने यहां रखा डेल की जगह, तो ऐसे रखा, और सिंपल गुणनफल होगा वी। जो सिंपल गुणनफल होगा तो ये तीनों के साथ गुणन होगा, तो तीनों के साथ गुणन इस प्रकार से ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, ई का मान ये रहा। तो इन दोनों की अगर तुलना करूं मैं, तो देखो आई कैप वाला आई कैप के साथ करूंगा तो ई एक्स बराबर मिलेगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स मिलेगा। ई वाई के जे कैप की तुलना करूंगा तो ई वाई बराबर मिलेगा डेल वी अपॉन डेल वाई, और के कैप की तुलना करूंगा तो ई जेड बराबर मिलेगा डेल वी अपॉन डेल जेड। ये हो गया अलग अलग घटकों में। क्लियर है, ये हो गया संपूर्ण तीनों 3D में, और ये हो गया एक वी में, मींस अलग अलग घटकों के। ठीक है, ये तो हो गया दिशा के साथ। यदि दिशा पे निर्भर ना करे, केवल दूरी पर निर्भर करे, तो दूरी पर निर्भर करेगा तो दूरी को तो अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्थिति को r से, तो तब होगा ई वेक्टर बराबर है डेल वी अपॉन डेल आर, आर कैप सदिश है तो आर कैप। तो ये अपने पास था विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध। ये इक्वेशन अपनी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इसको घटकों में भी लिख सकते हैं, और अगर दूरी पर ही निर्भर करे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट अपना एक क्वेश्चन था आपका, एक डाउट था कि 3 आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू तथा प्लस क्यू क्रमशः XY तल में 0 माइनस ए 0 0 तथा 0 ए बिंदुओं पर स्थित हैं। Y अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर R दूरी पर सिद्ध कीजिए कि विभव V निम्न होगा। ये और कंडीशन भी है कि जब R ग्रेटर देन हो A से। देखो पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं। XY तल बनाना है तो XY तल अपन बनाते हैं, ये XY तल है, ठीक है। ये X एक्सिस हो गई, ये Y एक्सिस हो गई, ये मूल बिंदु हो गया। अब देखो 3 आवेशों को रखना है। पहला आवेश रखा है 0 माइनस ए पर, मीन्स x0 y माइनस ए, तो x0 मतलब y एक्सिस पर, माइनस ए साइड में, तो मैंने मान लिया यहां है माइनस ए, तो 0 माइनस ए पर कोई आवेश माइनस क्यू रखा हुआ, रख दिया। दूसरा प्लस क्यू आवेश रखा है 0 0 पर, यहां रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश 0 0 पर। और नेक्स्ट प्लस क्यू आवेश रखा है 0 ए पर, मीन्स प्लस ए दिशा में, तो यहां रखा हुआ है 0 ए पर प्लस क्यू। वाई अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा, इस अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा, तो मैंने मान लिया कि यहां से मान लेते हैं मूल बिंदु। देखो यहां पे अगर देखें, इसको ना देखें तो देखो ये प्लस क्यू माइनस क्यू, ये इससे भी ए इससे भी ए, मीन्स ये टोटल दूरी हो गई 2a। तो ऐसे लग रहा है जैसे 2a दूरी का एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है क्या, और ये इसका केंद्र बिंदु है क्या। तो इसके केंद्र बिंदु से
कितनी दूरी पर है, मान ला कोई P बिंदु P है, कोई बिंदु P है जो कि R दूरी पर है और इससे कितना कोण बना रहा है, थीटा। ठीक है, क्योंकि थीटा अपने लिया है क्योंकि दिशा जो द्विध्रुव की होती है, देखो माइनस से प्लस होती है, तो इसकी दिशा ये, इसकी दिशा ये, थीटा कोण बना रहा है। तो इस थीटा कोण और R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर अपने को टोटल विद्युत विभव निकालना है। तो यहाँ पे इस निकाय में एक तो बन गया विद्युत द्विध्रुव है और एक सीधा सीधा बन गया बिंदु आवेश। देखो ये एक बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश से बिंदु P पर विद्युत जो आपकी विभव है वो अपने को पता है। तो देखो पहले अपन मान रहे हैं कि द्विध्रुव है, द्विध्रुव है जो आपने माना है के कारण बिंदु P पर विभव, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव पता है अपने को, V1 बराबर क्या होता है, के क्यू। वहां पे अपन ने जब क्या था तो 2L दूरी ली थी, यहां पे दूरी हो गई A और A मीन्स 2A कोस थीटा, और कंडीशन अप्लाई की थी जब R ग्रेटर देन A था तब अपॉन में आया था R²। ये समीकरण में अपन पहले लिख चुके हैं, तो अपन सीधा डायरेक्ट लिखेंगे कि हम जानते हैं कि द्विध्रुव के कारण उसके केंद्र से बिंदु P पर स्मॉल r दूरी थीटा कोण पर स्थित बिंदु P पर विभव जब R ग्रेटर देन A हो तो V1 बराबर KQ2A cos थीटा अपॉन R² होता है। ये समीकरण नंबर 1। यह बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर, तो नेक्स्ट लिखेंगे कि बिंदु आवेश प्लस Q के कारण P पर विभव, ये क्या हो जाएगा, प्लस आवेश है तो धनात्मक होगा, V2 लिख दें तो V2 बराबर हो जाएगा, पता है अपने को KQ अपॉन R। ये समीकरण नंबर 2। तो इस बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा, इस निकाय के दोनों निकायों द्वारा, तो दोनों निकायों के बीजगणितीय योग V1 प्लस V2 बराबर V। तो परिणामी विभव हो गया, ये क्या हो गया, परिणामी विभव। V1 और V2 का मान रख दो तो V बराबर बन गया KQ2A cos थीटा अपॉन R² प्लस में KQ अपॉन R। देखो K कॉमन आ रहा है, Q भी कॉमन आ रहा है, लेकिन सिद्ध ये करना है इसमें Q कॉमन नहीं ले रखा है, K कॉमन ले रखा है, K का मान भी रखा है, तो ये K कॉमन आ गया और ये बचेगा Q2A cos थीटा अपॉन R² प्लस Q अपॉन R। ये भी सही है। इस फॉर्म में बनाना चाहें तो V बराबर K का मान रख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R को इधर लिख दिया, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, Q2A cos थीटा अपॉन R²। हेंस प्रूफ, जो प्रूफ करवाया था वो अपने को मिल गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को समझें पहले ध्यान से। क्या है, देखो यहाँ एक द्विध्रुव बना हुआ है, तो द्विध्रुव के कारण ये होता है, ये इसका मध्य बिंदु मान सकते हैं। जहां पर भी एक अन्य आवेश रखा है आप इसको द्विध्रुव ना माने, इसको द्विध्रुव मानेंगे तो इसका मध्य बिंदु अपने को पता नहीं है कहाँ पे है, ठीक है। तो मध्य बिंदु से फिर अकेला वो बिंदु यहां से अलग से आपको निकालनी पड़ेगी, इसलिए अपन इसको द्विध्रुव मान लें और ये बिंदु हो जाएगा मध्य, तो ये इसका मध्य बिंदु की तरफ भी व्यवहार करेगा और इस पर आवेश की तरफ भी व्यवहार करेगा। क्लियर है, ये आपके पास में आपका डाउट था वो क्लियर हो गया। और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और जो भी वीडियोज अगर आपको पसंद आए तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।